हेलो। जूनू। आवाज आ रही है? कैसे पता चले कि आवाज आ रही है? हाँ? शुरू कर दो। शुरू हो गया टाइम? नमस्कार। अभी टाइम है है टाइम। अभी टाइम 1 मिनट ही है। लगभग 1 घंटे का। हम्म 1 घंटे का। ठीक। कर लो। आवाज आ रही है। ठीक, आवाज आ रही है। शुक्र है, हो गया साथ में। हाँ। मित्रों नमस्कार। हमारे बड़े कवि और हम में से कईयों के वरिष्ठ सहचर रहे रघुवीर सहाय पर एकाग्र यह आयोजन जन सुलभ पुस्तकालय ने किया है और इस श्रृंखला की आज आखिरी बातचीत है। मैं बहुत आभारी हूँ अर्पण कुमार जन सुलभ पुस्तकालय का कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया, और आप सबका भी जो मुझे सुन रहे हैं। आप इस श्रृंखला में कई महत्वपूर्ण लेखकों आलोचकों को सुन चुके हैं, जिनमें रमेश चंद्र शाह, राजेश जोशी, मदन सोनी, विष्णु नागर, सुरेश शर्मा और रघुवीर जी के परिवार के सदस्य शामिल हैं। रघुवीर जी से मेरा परिचय एक तरह से अपने कवि जीवन के आरंभ में ही हो गया, और पहले तो वो अकस्मात हुआ और एक अप्रिय प्रसंग में हुआ। हम कुछ मित्रों ने मिलकर सागर से समवेत नाम की नई कविता और नए साहित्य को संबोधित पत्रिका निकालने की योजना बनाई, और थोड़ा उद्दंडता से उसमें यह भी तय किया कि उसमें एक स्तंभ होगा अस्वीकृत, और जिसमें हम वो रचनाएं छापेंगे जो दूसरी पत्रिकाओं से अस्वीकृत हो गई हैं लेकिन हमारी राय में प्रकाशन के योग्य हैं। तो हमने एक छोटा सा फोल्डर भी बनाया और वो कई लोगों को भेजा, रघुवीर जी को भी भेजा। हम लोग उनसे उनकी दूसरा सप्तक की कविताओं से परिचित थे, और तब तक वो कल्पना के संपादक हो गए थे, संपादक मंडल में आ गए थे। तो उन्होंने इस पर नैतिक आपत्ति करते हुए एक टिप्पणी लिखी कल्पना में। तो बदनाम भी होंगे तो क्या नाम ना होगा वाले तर्क से हम लोगों को लगा कि भाई कल्पना ने हमारे इस स्तंभ का नोटिस लिया तो अच्छी बात है, और हम लोगों ने ये तय किया कि ये आपत्ति उचित है, और उस स्तंभ को हमने छोड़ दिया। उसकी जगह हमने पुनर्दर्शनाय नाम से एक दूसरा स्तंभ शुरू किया, जिसमें ऐसी कविताएं जो हम भूल चुके हैं लेकिन जिनको फिर से याद करना चाहिए, और पुनर्दर्शनाय अज्ञे जी की एक कविता का शीर्षक था। उन दिनों हम लोग कवि यशा प्रार्थी थे और अपनी कविताएं तरह तरह की पत्रिकाओं को भेजते थे। तो जो दो बड़े संपादक जिन्होंने सबसे पहले मेरी कविताएं स्वीकार की,
उनमें पहले थे हरिशंकर परसाई जो वसुधा निकालते थे, और दूसरे थे रघुवीर सहाय जो कल्पना में थे। 1958 में जनवरी और फरवरी 2 अंकों में रघुवीर जी के चुनी हुई मेरी 3 कविताएं प्रकाशित हुई। उन दिनों कल्पना जैसी पत्रिका की इतनी प्रतिष्ठा थी कि अगर उसमें आप प्रकाशित हो जाएं, तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं यू हैव मेड इट। मुझे इसका अंदाज नहीं था, लेकिन फरवरी 1958 में मैं जब दिल्ली आया तो राम कुमार की एक चित्र प्रदर्शनी में मेरी निर्मल वर्मा से पहली मुलाकात हुई, और उन्होंने कहा कि हम आपकी कविताएं पढ़ रहे थे, अगर 2-3 दिन पहले आते तो हम लोग घंटे भर उस पर बातचीत कर रहे थे। अब मेरे लिए बहुत ही लोमहर्षक सूचना थी कि कल्पना में प्रकाशित कविताओं का ये महत्व है। रघुवीर जी के संपादन के दौरान ही मैंने कल्पना में कुछ 1-2 पुस्तकों की, जिसमें मार्कंडेय का कहानी संग्रह था, समीक्षा की थी। फिर मैं जब दिल्ली आ गया तो मैंने उनकी पहली पुस्तक, जो कविता और गद्य का मिला जुला संग्रह था, सीढ़ियों पर धूप में, की एक समीक्षा लिखी, जो कृति में प्रकाशित हुई, जीने के कर्म की परिभाषा। गाहे बगाहे उनसे यहाँ वहाँ मुलाकात होती रहती थी। उनको ये समीक्षा अच्छी लगी है, उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन उससे आगे कुछ और पता नहीं चला। थोड़े दिनों बाद देवी शंकर अवस्थी ने पुस्तक समीक्षाओं का एक संचयन विवेक के रंग नाम से संपादित करने का निश्चय किया, और एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि तुम्हारी कौन सी समीक्षा हम उसमें शामिल करें। मैंने तब अजित कुमार की कविता संग्रह अकेले कंठ की पुकार की भी समीक्षा लिखी थी। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने जो रघुवीर जी की समीक्षा लिखी है उसी को ले लीजिए। तो उन्होंने जो मुझे बताया उससे फिर मुझे प्रीतिकर विस्मय हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने रघुवीर जी से पूछा था, उन्होंने भी कहा कि वो अशोक वाजपेयी वाली समीक्षा ले लीजिए। तो एक तरह से मेरे आलोचक जीवन की शुरुआत भी रघुवीर जी की कविता संग्रह या संग्रह से की समीक्षा से हुई। बाद में जब मैं यहाँ था 4-5 बरस, तो उनसे अक्सर यहाँ वहाँ कभी मुलाकात होती रहती थी। उन दिनों इंडिया नेशनल सेंटर तो हमारे जद में नहीं था, लेकिन 1-2 बार कुंवर नारायण उसके शायद सदस्य थे या बाहर से आए थे, तो 1-8 बार वहाँ भी मुलाकात हुई। मुझे याद है कि अग्गे जी के यहाँ एक गोष्ठी हुई जिसमें उन्होंने अपने नाटक उत्तर प्रियदर्शी का पाठ किया, और उसमें रघुवीर जी भी थे, सर्वेश्वर सक्सेना थे, बहुत तरुण लेखक की तरह मैं भी था, बच्चन जी थे। तो ऐसी मुलाकातें उनसे बीच बीच में होती रहती थी। जब मैं वापस मध्य प्रदेश चला गया और मैंने मध्य प्रदेश कला परिषद के तत्वावधान में कुछ नवाचार करना शुरू किया, तो जिन लोगों को, लेखकों को वहाँ बुलाया, उनमें जाहिर है कि रघुवीर जी भी थे। और जो पूर्वग्रह पत्रिका हमने निकाली, उसमें जो प्रमुख लेखक जिसके थे, एक तरह से मुक्तिबोध और शमशेर बहादुर सिंह को छोड़कर, उनमें निर्मल वर्मा और रघुवीर सहाय थे। और पूर्वग्रह में हमने 1976 में उनसे एक लंबा इंटरव्यू, जो करीब 40 पृष्ठों का है, छापा, जो मंगलेश जी ने, जो दुर्भाग्य से दिवंगत हैं, और मैंने मिलकर लिया था। और फिर बाद में जब हमने 1989 में विश्व कविता समारोह किया, तो जो 5 भारतीय कवि
उसमें आमंत्रित किए थे, उनमें हिंदी से रघुवीर सहाय थे। रघुवीर सहाय अद्भुत कविता पाठ करते थे, अपनी कविता का पाठ भी बहुत अच्छा करते थे, और उसके अलावा उन्होंने फेरेंस यूहाश करके एक हंगारियन कवि थे, वो आए थे और उनकी एक बड़ी लंबी कविता का बहुत ही अच्छा अनुवाद रघुवीर जी ने किया था, जो उन्होंने बहुत ही उल्लसित होकर जैसे उसका पाठ किया, और उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। स्वयं फेरेंस यूहाश पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि वो तो एक भी शब्द नहीं जानते थे हिंदी का, पर वो एक तरह से। और जब 30 दिसंबर 1990 को उनकी मृत्यु हुई, तब तक शायद हम लोगों को भारत भवन से हटा दिया गया था, और उसी के कुछ सिलसिले में मैं यहाँ आया हुआ था, और मैं और विजय मोहन सिंह पता नहीं किसकी यहाँ शाम बिता रहे थे, तब ये खबर आई कि रघुवीर जी नहीं रहे। तो हम लोग पासी में थे, वो साकेत में रहते थे शायद तब, तो हम लोग भागकर वहाँ गए, और पता चला कि वो कोई एक रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, जो हिंदी मीडिया में बढ़ती सांप्रदायिकता पर उनका एक की खोज और उनका विश्लेषण था। पता नहीं वो पूरा हो पाया कि नहीं हो पाया। तो बाद में रघुवीर जी पर मैंने सबसे अधिक निबंध लिखे। एक समय में तो सबसे अधिक थे, अब थोड़ा पिछड़ गए हैं, यानी अज्ञेय मुक्तिबोध और शमशेर पर भी अब हो गए हैं, लेकिन उस ज़माने में मैंने उन पर 4 निबंध लिखे, जिसमें पहले का जिक्र मैंने जीने के कर्म की परिभाषा, आपका जो समीक्षा लिखन था। रघुवीर जी की कविता के बारे में सोचने से कई तरह के अभिप्रायों को आप अलग शिनाख्त कर सकते हैं। जैसे उनकी एक पुरानी कविता है, इस दुख को रोज समझना क्यों पड़ता है। तो ये जो रोजमर्रा का दुख है, ये जो रोज रोज होने वाला दुख है, इसकी समझ, इसको समझने की कोशिश उनकी कविता लगातार करती रही है। दूसरा, फिर उनकी कविता से एक पंक्ति है, हर दिन मनुष्य से एक दर्जा नीचे रहने का दर्द। रघुवीर जी के यहाँ ये जो मनुष्य से एक दर्जा नीचे रहने का दर्द है, उसका भी बहुत इजहार है और उसका बहुत अन्वेषण भी है। तीसरी बात है, कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। उन्होंने सत्ता को एक बड़ा अपना कवि अभिप्राय बनाया, और सत्ता को कविता में, और सत्ता से कविता के संबंध को एक तरह से हिंदी में पहली बार इतने मुखर और इतने कलात्मक ढंग से व्यक्त किया। लेकिन उन्हें ये भ्रम नहीं था कि वो सत्ता का तिलिस्म तोड़ पाएंगे, लेकिन अपने अंदर के कायर को तोड़ने की इच्छा उनकी थी, और ये उन्होंने बखूबी किया। हम जब हिंदी कविता में, बल्कि हिंदी साहित्य में साहस की शबीहें बनाएंगे या खोजेंगे, तो उनमें एक बहुत उजली शबीह रघुवीर सहाय की होगी। रघुवीर सहाय ने फिर अपनी एक पहली पुरानी कविता में कहा था, अपने सब हक, यानी अपने सब हक पर इसरार करने का उनका जो, ये कम से कम वाला नहीं था कि थोड़ा कुछ हमको रियायत दे दो या कुछ, ये नहीं, वो पूरे जीवन
कविता के लिए पूरे जीवन की मांग करते थे। हमको तो अपने हक सब मिलने चाहिए, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। तो उनका जो काव्य संसार बनता है वो शुरू होता है एक तरह के प्रकृति और प्रेम और जो इस तरह के अभिप्राय होते हैं उनसे रचा बुना है, और फिर धीरे धीरे वो एक लोकतंत्र पर चौकसी करने वाला कवि बन जाते हैं। मैंने उन पर जो लिखा उसके कुछ अंश आपको, क्योंकि आप में से ज़्यादातर को शायद अब इनकी याद भी ना होगी और ये इतने पुराने हैं कि इन पर शायद अब किसी का ध्यान भी न जाता होगा। मेरी उम्र कुल 19 बरस की थी जब मैंने ये समीक्षा लिखी। तो इसकी जो इसमें जो अटपटापन है उसको आपको क्षमा करना चाहिए। हालांकि ये मेरे पहले आलोचना पुस्तक जो है मेरी, फिलहाल में ये निबंध संग्रहित है, पर मैं ऐसे बहुत से कवि नहीं हैं जो रघुवीर सहाय की तरह अपनी कविताओं में प्रायः हर कहीं किसी न किसी रूप में ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। और वो साक्ष्य जिसकी मैं मांग कर रहा हूं वो साक्ष्य है सघन अमित जीने का साक्ष्य। सीढ़ियों पर धूप के कविता खंड की रचनाओं को से प्रचुर उदाहरण दिए जा सकते हैं, जिनमें अनाहत जिजीविषा लिए अकुंठित मन से संघर्ष के लिए तैयारी हो। अब मैं उन्हीं दिनों उनकी बहुत सारी जो पंक्तियां प्रसिद्ध हुई थीं उनमें से एक जो कविता का अंश था, दिन यदि चले गए वैभव के, तृष्णा के तो नहीं गए, साधन सुख के गए हमारे, रचना के तो नहीं गए। एक तरह से मध्यवर्गीय व्यक्ति को या जीवन को मिलने वाले सुविधाएं और सुख रघुवीर जी की आकांक्षा के भूगोल में नहीं थे, और सुख के बजाय उन्होंने रचना को और वैभव के बजाय तृष्णा को चुनने का एक कवि संकल्प बहुत पहले व्यक्त कर दिया था। और मैंने तो ये भी धृष्टता की थी उसी संग्रह की समीक्षा, उसमें कहानियां भी हैं। और ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ जो नई कहानी का आंदोलन चला, उसके जो कहानीकार थे उन्होंने रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण, श्रीकांत वर्मा इनको कवि कथाकार कहकर एक तरह से हाशिए पर डाल दिया, जबकि कहानी में बुनियादी संरचनात्मक और विषय परक परिवर्तन भी जिन लोगों ने किया उनमें ये अग्रणी थे। और रघुवीर सहाय के बारे में मैंने एक उस कहानी का एक अंतिम अंश देखें आप। नहीं, मैंने कहा कोशिश मत करो, ऐसी रहो जैसी तुम हो, सुंदर और उज्ज्वल, और बिना यह जानते हुए जो मेरे अंदर हुआ है। तुम नहीं जानती हो कि मैं किस तरह टूटने से बच गया हूँ, पर तुम सुंदर हो और यह का काफ़ी नहीं है, उतना ही जितना कि मेरा कृतज्ञ होना है। पूछो मत, न मैं बताऊंगा न तुम्हें जानने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय तुम ऐसी ही सुंदर हो, अकेली और बिना जाने हुए और बिना जानने की कोशिश किए हुए कि मेरे अंदर क्या हुआ है। कोई स्वाभाविक घटना घटने पर लेखक उसमें रत मानवों के पारंपरिक संबंध को तुरंत देख सकने का यत्न करता है और निस्संदेह अपनी भाषा और उपयुक्त शिल्प तथा मानसिक तैयारी से सफल भी होता है। वह जीवन की सहज मानवीयता को पहचानता है और कहानियां उसकी यह मार्मिक पहचान हम तक पहुंचाती हैं। आधुनिकता की धारणा में
मानव को समग्रता और संपूर्णता का जो मानव की समग्रता और संपूर्णता का जो आग्रह है, उसे अपनी कहानियों में अपने ढंग से रख देने वाले रघुवीर सहाय पहले कहानीकार हैं। उनके यहाँ कहानी सचमुच नई कहानी है। उनकी एक कहानी है जिसमें एक लड़का है, संभवतः गरीब है, और उसके पास खेलने के लिए कुछ नहीं है, तो कहीं एक कार पार्क में शायद वो है, तो उसको एक लकड़ी का टुकड़ा मिल जाता है। तो लकड़ी के टुकड़े को एक तरफ से दूसरी तरफ फेंकता है, दूसरी तरफ से इस तरफ फेंकता है, खेल करके। ये कहानी, उसमें कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ यही है। ये जो मार्मिक क्षण है, ये कभी ही पकड़ सकता था कहानी में। और ये बात जाहिर है कि रघुवीर सहाय के बस में थी और उनकी दृष्टि में थी कि कहानी में एक बहुत नाजुक सा संबंध विकल होता है, तनाव में पड़ता है और बदल जाता है, और कहानी इसको पकड़ लेती है, इसका बखान कर सकती है। इसलिए वो उनकी कहानियों में एक तरह का कुछ नहींपन भी लोग देख सकते हैं। एक है कि डामर में सड़क पर कोलतार है, और कोलतार में एक चिड़िया फंस गई है और वो उससे मुक्त होने की कोशिश कर रही है। कहानी में इतना ही होता है, लेकिन वो कहानी कैसे एक एक एक, एक संघर्ष का प्रतिरूप बन जाती है, कैसे वो एक मानवीय रूपक बन जाती है कि हम सब जब ऐसे फंस जाते हैं तो कैसे उससे निकलने की चेष्टा करते हैं। मैंने आपसे कहा कि फिलहाल में जो कि मेरी पहली आलोचना पुस्तक थी, रघुवीर जी पर वो निबंध था। बाद में मेरी दूसरी आलोचना पुस्तक कुछ पूर्वग्रह में फिर उन पर एक निबंध था जो पहले पूर्वग्रह में प्रकाशित हो चुका था, जिसका शीर्षक था जीने की अटूट इच्छा। पहले का था जीने के कर्म की परिभाषा, अब दूसरा है जीने की अटूट इच्छा। और इसमें फिर एक पैनी समझ और एक बहुत ही सजग और हमेशा चौकन्नी संवेदना, जो छोटे छोटे परिवर्तनों को भी पकड़ लेती है, क्योंकि कई बार बखान और बयान की शब्दावली में नहीं आते। मैंने लिखा, उनकी कविता के पास हम उनकी तीखी चमकती समझ के लिए जाते हैं जो निरे विचार संभव नहीं है, और जिसके लिए एक ऐसी संवेदना की ज़रूरत है जो जीने की तकलीफ़ों से जूझती उलझती है और उनसे पल्ला नहीं छुड़ाती, बल्कि उन तकलीफ़ों से घिरे रहकर एक तरह का यातनापूर्ण विवेक विकसित करती हुए जीने की इच्छा को अटूट रखती है। आप में से संभवतः मेरे कुछ मित्रों ने ये पहले भी पढ़ी होगी। हम सबको जो शक्ति और सत्ता से निरंतर नियंत्रित, आतंकित और अक्सर अपनी अकर्मण्यता और साहस के अभाव को एक सुरक्षित बेचारगी में बदल देते हैं, रघुवीर जी की यह कविता सर्वग्रासी शक्तियों के बरक्स अपनी बुनियादी मानवीयता बनाए रखने का आश्वासन देती है। दरअसल यह संग्रह दहशत का दस्तावेज होने के साथ ही उम्मीद की भी किताब है। इस संग्रह की एक कविता बड़ी हो रही लड़की की कुछ पंक्तियां हैं। वे किताबें, वे उम्मीदें न होंगी जो उसके बचपन में थीं, कविता न होगी, साहस न होगा, एक और ही युग होगा जिसमें ताकत ही ताकत होगी और चीख न होगी। हम उस युग में आ गए। रघुवीर सहाय के अवसान के 30 वर्षों बाद हम उस युग में हैं जहां ताकत ही ताकत है और कोई चीख नहीं है। एक कवि कैसे एक तरह से उस परिस्थिति का पूर्वाभास कर लेता है
जो होने वाली है। संभवतः उस समय स्थिति इतनी विकट नहीं थी, हालांकि हमको उतनी ही विकट लगती थी, लेकिन आज की तुलना में उसकी विकटता कम लगती है। लेकिन आज ये पंक्तियां अधिक सच लगती हैं। यही कुछ जैसा अंधेरे में मुक्तिबोध की कविता आज अधिक सच लगती है, जैसे कि समय इंतज़ार कर रहा हो उस कविता को सच बनाने का। ये एक भयानक बात है, क्योंकि वो भयानक खबर की कविता है, जैसे ये भी भयानक खबर की कविता है। अब बिना विशेषणों या बिंबों की सहायता लिए अनुभव के ऐन्द्रिक ग्रहण की को भाषा में चरितार्थ कर पाना सीधे सीधे बयान या बखान द्वारा कठिन काम है। रघुवीर सहाय की कविता में हिंदी में अंतर्निहित इस शक्ति का एक बार फिर एहसास कराती है और हमारे समय में कविता की संभावना को आगे बढ़ाती है। शब्द बहुलता, अतिरेक और दुरूहताओं का अतिक्रमण कर वह एक ऐसा शिल्प और मुहावरा अर्जित करती है जो मनुष्य की हालत के बारे में अत्यंत सघन और मार्मिक बखान करने में समर्थ है। जहाँ कविता प्राचीनों की बानी का स्तर सहज ही पा लेती है और कवि संवेदनशील भाषा सक्रिय इकाई भर न रहकर हमारा प्रवक्ता और हमारे अंतःकरण की साहसी आवाज़ बन जाता है, अपने होने का तीव्र अनुभव हमें हो पाता है। हम हैं क्योंकि हमारे लिए कविता बोलती है, हमारी भी बानी है। तो रघुवीर सहाय का जो विकास होता है एक कवि के रूप में, भाषा का ऐसा यानी उस भाषा का पत्रकारिता में से जुड़े हुए थे, उनका जीवन यापन तो पत्रकारिता से ही चलता था, और उसका कैसा उपयोग वो कर सके कविता में, ये अद्भुत है। निरे अभिधा को भी कविता की शक्ति में परिणत किया जा सकता है। इसका वो बहुत उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है, लेकिन उनका अनुकरण करने वाले बहुत सारे इस मामले में चूकते रहे। तो बहरहाल हम उन पर क्यों बात करें, हम बात करें जो रघुवीर सहाय ने किया। रघुवीर सहाय में एक ललक हमेशा है लोकतांत्रिक समकक्षता देने और पाने की। वो लोकतांत्रिक समकक्षता वो चीज़ों और मनुष्यों के बीच भी चाहते हैं, और इसको मैंने एक नई वस्तुपरकता कहने की कोशिश की। मेरे अगले आलोचना संग्रह में, कविता का गल्प में, जिस नई वस्तुपरकता का भी उल्लेख किया गया है, उसका एक महत्वपूर्ण साक्ष्य ये है कि रघुवीर सहाय मानते हैं कि अगर किसी कवि ने जानबूझकर किसी वस्तु को वस्तु रहने से वंचित किया है तो वो ज़रूर घटिया कवि होगा। प्रिय पाठक, ये मेरे बच्चे हैं, कोई प्रतीक नहीं, और यह मैं हूँ, कोई रूपक नहीं। एक तरह से यह हमारे साहित्य में वस्तुओं का प्रजातांत्रिक आदर किए जाने की शुरुआत है, और मनुष्य और मनुष्येतर संसार के बीच अधिक बराबरी के रिश्ते की भी। इसी में आगे रघुवीर जी ने अपने समवयसियों, विशेषतः धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, श्रीकांत वर्मा, कुंवर नारायण इत्यादि की तरह इतिहास पर कभी कोई सीधे नज़र नहीं डाली अपनी कविता में। ये दिलचस्प है कि रघुवीर सहाय की कविता में इतिहास नहीं है। उन्होंने मसलन किसी बौद्ध कथा या हुमायूं के मकबरे पर कोई कविता नहीं लिखी है। उनके यहाँ इतिहास की और इस अर्थ में अतीत की छवियाँ प्रायः नहीं हैं। यही नहीं, बल्कि हमारे समय की तथाकथित महत्वपूर्ण घटनाओं का भी उनके यहाँ जिक्र नहीं है। किन्हीं पुराने मिथकों की अनगूंज का भी उनकी कविता से कोई वास्ता नहीं जान पड़ता। इस अर्थ में रघुवीर सहाय निरंतर वर्तमान के कवि हैं।
हिंदी में शायद पहले ही। अगर आप याद करें कि छायावादियों के अलावा अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, कुंवर नारायण शाही, श्रीकांत वर्मा में से किसी की कविता इस अर्थ में इतिहास और अतीत ही नहीं जान पड़ती। अगर हम रघुवीर सहाय के बुनियादी मूल्यों को याद करें तो वे उनके गए गुजरे इतिहास में नहीं, उनके निपट वर्तमान में दिलचस्पी रखते हैं। उदाहरण के लिए वे अन्याय को किसी बड़ी सार्वजनिक घटना दुर्घटना के संबंध में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की ज्यादातर अलक्षित जाने वाली घटनाओं के संदर्भ में देखते हैं। रघुवीर सहाय मूल्यों की विराट नाटकीयता प्रतिफलन में नहीं, बल्कि उनकी दैनंदिन के जीवन और उसकी सामान्य स्थितियों में चरितार्थता या उसके संघर्ष को पकड़ने में अपना कवि कर्म मानते हैं। किसी और हिंदी कवि की तुलना में रघुवीर सहाय ने साधारण रोजमर्रा के जीवन की जिजीविषा और मुक्ति को ही अपनी रचनात्मकता का अध्यात्म बनाया है। तो रघुवीर जी ने एक इलाहाबाद से परिमल वालों ने इस पदा नितांत समसामयिकता, तो ये जो नितांत समसामयिकता है इसके रघुवीर श्रेष्ठ उदाहरण है। उनके प्रभाव की कुछ दुर्व्याख्या में ऐसा हुआ कि कविता से स्मृति ही गायब होने लगी और कविता में स्मृति क्षीण पड़ने लगी। लेकिन ये उनके चाहे नहीं हुई, ये तो दुष्प्रभाव कोई भी ले सकता है। हर बड़े कवि की रचना हमें अपने समय के अलावा दूसरे समय की ओर भी ले जाती है। यह दूसरे समय की ओर ले जाना, समय से समयातीत की ओर जाना, अब भाषा के जिस स्मृतिबद्ध रूप में संभव रह गया है वो शायद कविता ही है। रघुवीर सहाय की कविता कुछ जिद कर अपने ही समय में कुछ इस तरह धंसी रहती है और वे इसी समय को इतनी उत्कटता और पारदर्शिता से दूसरा समय बनाने का उद्यम करते दिखते हैं कि यह दूसरा समय उनकी कविता हमें नहीं दे पाती, नहीं देना चाहती। अभी और आज की ही होने का उसका संकल्प उसे सपने के लिए थोड़ा सा अवकाश भी छोड़ने की मोहलत नहीं देता। जैसे उदाहरण के लिए हम शमशेर की कविता के साथ एक तरह का सपना देखते हैं। दुर्भाग्यवश रघुवीर सहाय की कविताओं के साथ वैसा नहीं हो पाता। संघर्ष और उससे जुड़े सपने तो उनकी कविता में हैं और हम में भी जागते हैं, पर शुद्ध स्वप्नशीलता उनकी कविता से बाहर है। ये स्वप्नशीलता और स्मृति कोई रूमानी अवधारणा नहीं, बल्कि एक क्लासिकल गुण ही है। ये अभाव रघुवीर सहाय के पूरम पूर्व बड़ा कवि होने में बाधा बनता है। तो ये एक पक्ष है जिस पर हमें विचार करना चाहिए कि एक बड़ा कवि हमको कहीं और भी ले जाने की चेष्टा करता है। हम में कोई सपने भी जगाने की या हमको अपने पुराने किसी भूले हुए सपने को फिर से याद करने की उकसाहट भी देता है। उन्होंने अपनी एक कविता में लिखा है, क्या था वो अपने को खोले हुए आकाश में जैसे एक पवित्र भय। मुझे उस समय ये लगा था कि रघुवीर जी की कविता में इस पवित्र भय की आगे कोई पड़ताल या खोज नहीं है। उनकी कविता इस पवित्र भय को अलक्षित और अनन्वेषित छोड़ देती है। तो इस वजह से एक अधूरापन हम जैसे कुछ लोगों को उसमें लग सकता है। आतंक कहाँ जा छिपा भागकर जीवन से, जो कविता की पीड़ा में अब दिख नहीं रहा। हत्यारों के क्या लेखक साझीदार हुए, जो कविता हम सबको लाचार बनाती है। रघुवीर जी कविता को लाचार
बनाने की सारी कोशिशों के विरुद्ध खड़े कवि थे और वो कविता को लाचारी और निरुपायता से मुक्त करने का एक माध्यम मानते थे। यही नहीं कि कविता ही एकमात्र माध्यम है, बल्कि ये कि कविता भी एक माध्यम है जो हमें निरुपायता से और लाचारी से मुक्त कर सकती है। कवि और कविता खराब से खराब समय में भी लाचार होने से बच सकती है। अब जैसा मैंने पहले कहा था कि रघुवीर जी ने सत्ता पर एक तरह की लोकतांत्रिक चौकसी करने को अपनी कविता का धर्म बनाया, और ऐसा करने वाले वो एक तरह से पहले कवि थे। श्रीकांत वर्मा ने भी सत्ता की अंततः विफलता पर कविताएं लिखी मगध की। तो ये दोनों के पद्धतियां अलग हैं। श्रीकांत वर्मा इतिहास और मिथक का भी सहारा लेते हैं, जबकि रघुवीर जी ऐसा नहीं करते। रघुवीर सहाय ने आज़ादी के बाद के साहित्य में, विशेषतः कविता में, सत्ता को लगभग केंद्रीय रूपक बनाया। प्रायः सभी किस्म के मानवीय संबंधों को, जिनमें पारिवारिक संबंध तक शामिल हैं, उन्होंने बहुत सूक्ष्मता और एक तरह की चौकन्नी समझ के साथ सत्ता के संदर्भ में देखने की हिंदी में शुरुआत की। आप जानते हैं कि जो तथाकथित अत्याधुनिक या उत्तर आधुनिक विमर्श है, उसमें सत्ता, पितृसत्ता और दूसरी किस्म की सत्ताओं पर बहुत नज़र है और उसको बड़ा केंद्रीय तत्व बनाया गया है। उस सब से संभवतः अपरिचित रहते हुए भी एक लोकतंत्र के कवि को ये समझ रघुवीर सहाय के रूप में आ गई थी कि सत्ता एक केंद्रीय रूपक है और हमें ये सिर्फ राजनीति में सत्ता नहीं है, ये जीवन में भी सत्ता है, मानव संबंधों में सत्ता है। खुद अपनी कविता की दुनिया में उन्होंने धीरे धीरे प्रेम, प्रकृति आदि अनेक विषयों को अपवर्जित या हाशिए पर कर दिया। उन्होंने अपनी दुनिया को एक अर्थ में, बड़े सार्वजनिक अर्थ में काफ़ी फैलाया, पर साथ ही उसमें एक दूसरे किस्म का संकोच भी अंततः आ गया, जो अनुभूति या संबंध या विषय सत्ता से न जोड़ा जा सके, उसके लिए कई बार मानो उनकी कविता में जगह ही न रही। तो ये मेरा पाठ है कि ये रघुवीर सहाय एक बहुत ऐन्द्रिक कवि थे। खड़ी बोली में ऐन्द्रियता की अगर आप परंपरा देखें तो उनमें उनकी कुछ बहुत सुंदर कविताएं आएंगी जो उनके पहले संग्रह में थी, और संभवतः उनके अंतिम संग्रह में भी कुछ बची हुई हैं, पर उस समय तो नहीं थी। हिस्सेदारी और गवाही, ये दो रूपक कविता को लेकर चलते हैं कि कविता हिस्सेदार है कि कविता गवाह है, या कि वो इसका भी थोड़ी सी मिलाकर कहें कि क्या वो कविता हिस्सेदार गवाह है, यानी ऐसा गवाह जो हिस्सा भी ले रहा है उस सच्चाई में जिसकी वो गवाही दे रहा है, ये गवाही दर्ज कर रहा है, और वो दर्ज भी कर रहा है, यानी उसमें एक आत्मलिप्ति भी है और एक वस्तुनिष्ठता भी है। ये थोड़ा कठिन काम है, पर कठिन काम ही तो कविता करती है। सरल काम तो बहुत सारा और माध्यम तरह तरह के पैदा हो गए जो सारे सरल काम करते हैं। हमारे समय में तो कविता का काम ही कठिन है, और कठिन को करना ही कविता के लिए उचित है। बहरहाल उस समय मैंने ये लिखने की कोशिश की थी, लोगों को उनकी तोन से जानने वाले
और नाम कहाँ तक याद रखूं का सहज स्वीकार करने वाली कवि की अपनी तोंद कितनी कहाँ है, इसका कोई विवरण कविता में न होना कुल मिलाकर एक चूक सी लगती है। लौटकर हम फिर वहीं आ जाते हैं। कवि शामिल होने के सारे सरंजाम के बावजूद गवाह है, मुजरिम नहीं। रघुवीर सहाय ने कहा है, हर बार घूम फिरकर अपने एकाकीपन की व्याख्या करना क्या कविता है? पर उससे बचना भी कविता नहीं हो सकता। सारे सहकार, पुरस्कार और जयकार के बावजूद कवि इस समाज में, इस भाषा में अंततः अकेला है। इसे रघुवीर सहाय से अधिक शायद ही कोई जानता हो। उन्होंने इस एकाकीपन को कविता से दूर कर उसे एक थक विपन्न और एकहरा ही किया। यूं निजी और सामाजिक का द्वैत कविता में प्रायः व्यर्थ हो जाता है। पर अगर विश्लेषण के लिए इस विभाजन को उपयोगी माने तो लगेगा कि रघुवीर सहाय में निजी को अपनी शर्तों पर बने रहने का अवकाश धीरे धीरे कम होता गया। वही निजी उनकी कविता के अहाते में दाखिल होने लगा जिसका कोई सामाजिक आशय हो या हो सकता हो। तो ये एक निजता की क्षति मैं देखता हूँ उनके अंतिम चरण में। ये अंतिम चरण से पहले, अंतिम चरण तब तक नहीं हुआ था। उनकी कुछ और कविताएं जो उनके उसमें आई थी, वो पर अब अगर आप और कुछ गुणों पर विचार करें, विशेषतः भाषा पर, भाषा को जिस तरह से रघुवीर सहाय ने बरता, उसका एक बड़ा गुण ये है कि ऐसा बहुत सारा जो गद्य में होता था उसे वो भाषा में ले आए। यानी गद्य के बहुत सारे जो उपकरण थे उनको उन्होंने कविता के उपकरणों में बदल दिया। ये बड़ी बात थी। गद्य हमारे समय में और हमारी आधुनिक कविता का के लिए जो विकराल उपस्थिति है वो गद्य की है। अधिक लोकप्रिय है, अधिक लुभावना है, अधिक धनाढ्य है, चारों तरफ अधिक फैला है और कविता उनके बीच अक्सर सिकुड़ती रहती है। लेकिन ये जो गद्य है, इससे हमारा कोई संबंध भी तो बनता है क्योंकि वो हमारा सहचर भी तो है। तो जिन लोगों ने ये पहचाना, और उनमें विचित्र है कि सबसे पहले पहचानने वालों में मैथिली शरण गुप्त थे। मैथिली शरण गुप्त ने बहुत सारा गद्य जो है उसको कविता में ढाला और रघुवीर सहाय ने बहुत सारा गद्य जो पत्रकारिता का गद्य था उसको कविता में ले आए और कविता के भूगोल को इस तरह उन्होंने, यानी भाषा के भूगोल को एक तरह से विस्तृत किया। ये रघुवीर सहाय को बड़ा छंद का ज्ञान था और उन्होंने छंद में कुछ बहुत अच्छी कविताएं लिखी, सवैया वगैरह भी लिखा है। धीर है बैठा हुआ यहाँ रघुवीर है वगैरह। और लेकिन ये विचित्र है कि छंद के इतने अधिकार के बाद उन्होंने, बल्कि इसको विचित्र क्यों कहना चाहिए, ये सुंदर है, सार्थक है कि उन्होंने छंद पर इतने अधिकार के बाद गद्य की छांदिकता को पहचानने की कोशिश की और उसको कविता में बदलने की कोशिश की। ये एक बहुत बड़ा अवदान है। हिंदी कविता रघुवीर सहाय के बाद वही नहीं रह गई जो उसके पहले थी। उसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी हुए ही हैं जिनका मैंने कुछ का जिक्र किया, लेकिन ये भी सही है कि इस बात को लगभग 40 बरस पहले पहचानना कि एक ऐसा युग होगा जिसमें ताकत ही ताकत होगी और चीख नहीं होगी और चीख की कोई जगह भी नहीं होगी,
ये एक बड़े कवि का लक्षण है। ये बड़ा कवि ही कर सकता है। बड़े कवि को ही पूर्वाभास हो सकता है कि हम किस ओर जा रहे हैं। और दूसरी बात मैंने जो कही, रघुवीर सहाय ने कविता को लोकतंत्र का, आजकल चौकीदार और पहरेदार इन शब्दों का बहुत दुरुपयोग हुआ है, इसलिए उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रघुवीर सहाय ने एक तरह की कविता का जो काम नियत किया, जिसका खुद पालन तो उन्होंने बहुत दृढ़ता से और बहुत कष्ट उठाकर भी किया, वो था लोकतंत्र की चौकसी करना। ये चौकसी कि क्या कुछ भी जो हो रहा है उसको हम उन मूल्यों से जांचेंगे जो लोकतंत्र के बुनियादी मूल्य हैं, यानी स्वतंत्रता से, न्याय से और समता से। ये तो कहा जा सकता है कि, और ये काम उन्होंने उस समय किया जब विचारधाराओं का द्वंद्व और वर्चस्व दोनों बहुत थे। उन्होंने अपने को विचारधाराओं से अलग कर इस मूल्य त्रयी को प्रस्तावित किया, मेरे हिसाब से, जो लोकतंत्र के बुनियादी मूल्य हैं, जो हमारे संविधान के भी बुनियादी मूल्य हैं, और जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम से चले आ रहे उससे निस्तृत हुए मूल्य हैं, और जिन मूल्यों पर आज सबसे अधिक खतरा है, आज सबसे अधिक कटौती हमारी स्वतंत्रता में है। आप अगर असहमत हों किसी सत्ताधारी से, किसी सत्तारूढ़ शक्ति से, तो आपकी असहमति को देशद्रोह और जाने क्या क्या कहा जा सकता है, और अदालतें तक ऐसा मान सकती हैं। अन्याय, अब तो न्यायालय ही ऐसे नहीं रहे जिनसे न्याय की अपेक्षा की जाए। अन्याय लगभग एक दैनिक आचरण बन गया है, और उस दैनिक आचरण से मुक्ति का कोई मार्ग समझ में नहीं आता। और तीसरा, बढ़ती हुई गैर बराबरी, एक नई गैर बराबरी पैदा की जा रही है जो एक सुनियोजित षड्यंत्र की तरह लगती है। ये तीनों मूल्य इस समय लोकतंत्र के भी मूल्य हैं, और ये निरा संयोग नहीं है कि ये कविता के भी बुनियादी मूल्य हैं। इस समय आप कह सकते हैं, और हमको रघुवीर सहाय जैसे कवियों का कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने हमें ये सीख और समझ दी कि हम ये देख पाएं कि ऐसा वक्त होगा या ऐसा वक्त है जब कविता स्वतंत्रता, समता और न्याय के पक्ष में सक्रिय, सशक्त, मुखर और जरूरी हो तो कभी कभी बड़बोली होकर अपना बुनियादी काम कर सकती है। हमको भाषा की भी स्वतंत्रता चाहिए, शिल्प की भी स्वतंत्रता चाहिए, नवाचार की स्वतंत्रता चाहिए, और हमें जो सही लगता है वो कहने की भी स्वतंत्रता चाहिए। हमको अंतःकरण की स्वतंत्रता चाहिए। दूसरा, हमको न्याय चाहिए, और हमको नहीं, निजी रूप से न्याय नहीं चाहिए, उन करोड़ों लोगों को न्याय चाहिए जिनको तरह तरह के कानूनों और तरह तरह के षड्यंत्रों और गतिविधियों द्वारा न्याय से वंचित किया जा रहा है। और तीसरा, हमें समता चाहिए, समता जिसको हम नष्ट करने पर तुले हुए हैं एक व्यवस्था के रूप में। तो उस समता का के लिए दबाव बनना चाहिए। कम से कम वो लोग जो कविता पढ़ते हैं, आप जैसे लोग जो कविता के रसिक हैं, उनको रघुवीर सहाय से यही पाठ सीखना चाहिए। एक, रघुवीर सहाय को हम हिंदी साहित्य में, हिंदी कविता की परंपरा में
अंतःकरण का एक योद्धा मानेंगे। बल्कि वो तो सेनापति ही हो गए, क्योंकि उनके प्रभाव में इतने दूसरे कवि आए कि एक तरह से वो चौकसी उन्होंने की है, उस चौकसी से हमको बल मिलता है। ठीक है, ताकत ही ताकत है, और आज कविता चीख बनकर रह गई है, पर कम से कम वो चीख हम उठा तो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि रघुवीर सहाय का महत्व ही इस बात में है कि जब हम अंतःकरण, साहस, नवाचार और स्वतंत्रता, समता, न्याय के लिए संघर्ष करने की बिरादरी बनाने चलेंगे आधुनिक हिंदी कविता में, तो उनमें रघुवीर सहाय होंगे जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरे जैसे कवि ने और मेरे जैसे आलोचक ने तो उनसे बहुत सीखा है, और इसलिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि उन जैसा एक वरिष्ठ सहचर था। धन्यवाद। कैसे बंद होता है मुझे पता ही नहीं।